तो 26 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में आज कर रहे हैं, बेंगलुरु में। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री लगातार वहां पर प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल से ही कर्नाटक में बने हुए हैं और कल प्रधानमंत्री ने कई जगहों पर रैलियां की थी। उसके बाद आज प्रधानमंत्री वहां पर रोड शो कर रहे हैं। तो 26 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। शाम को रैलियां भी हैं। हमारी संवाददाता आयशा खानम लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आयशा, प्रधानमंत्री ने जैसे ही कर्नाटक में प्रचार शुरू किया, पूरे चुनाव की वहां पर जो प्रचार कार्य चल रहा था, पूरी फिजा वहां पर बदल गई। क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी ने जिस तरह से अपनी रणनीति तय की, उससे साफ नजर आता है कि बीजेपी ने जैसे ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी किया, उसके बाद बीजेपी के प्रचार में काफी जोश और काफी उत्साह नजर आने लगा। क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रचार बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था और भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का प्रचार शुरू हुआ 29 तारीख से, यहाँ पर जो तमाम विश्लेषण थे वो तमाम विश्लेषण बदल गए। और जो हवा कांग्रेस ने एक बनाई थी कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते उन्हें इसका फायदा पहुंच सकता है, तो इसको बीजेपी ने काटने में पूरी कामयाबी दिखाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं दिया, क्योंकि इन एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट थी बीजेपी के पास। तो बीजेपी ने जाति से हटकर नए चेहरों को मैदान में उतारा है। और यहाँ पर इस चुनाव में बहुत ही कम है कि लोग जाति के समीकरण को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी विकास की बात कर रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा का भी ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने अभी तक नहीं बताया है कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। हालांकि ये मानकर चल रहे हैं कि अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो बीजेपी को एक युवा और एक नया चेहरा, बीजेपी कर्नाटक में भी एक सरप्राइज, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया था बीजेपी ने, उसी तरह से किसी युवा चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी चुन सकती है। तो ये तमाम सरप्राइजेस बीजेपी के पास है। और अगर बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी कामयाब होती है तो आने वाले दिनों में कर्नाटक में हो या फिर दूसरे राज्यों में चुनावी विश्लेषण और कास्ट कैलकुलेशन की राजनीति कम होगी और विकास के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। ठीक है आयशा, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री कर्नाटक में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के लिए वो वोट मांग रहे हैं वहाँ पर। और लगातार आप देख सकते हैं कि विहंगम दृश्य उनके रोड शो के दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं। वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जो अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा रोड शो इसको कह सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जब से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं तब से लगातार वो जनसभाएं भी कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं। लेकिन ये रोड शो अपने आप में अलग हो जाता है, क्योंकि ये 26 किलोमीटर लंबा रोड शो है और करीब 8 विधानसभा क्षेत्रों को ये रोड शो कवर करने वाला है बेंगलुरु में। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार किस तरह का वहाँ पर चुनाव प्रचार रहा, बीजेपी और दूसरे जो दल हैं वो किस तरह से वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये लगातार वो नज़र बनाए हुए रहते हैं। शैलेंद्र, इन चुनावों की अगर हम बात करें तो इन चुनावों में जो सबसे ज़्यादा फोकस में रहा उसमें पहला तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वहाँ पर निजी हमले किए गए और दूसरा कांग्रेस की ओर से जाएगा। और फिर वहाँ भी भारी मात्रा में, भारी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं और कई लोग प्रधानमंत्री पर फूल बरसाते हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जो लोग साउथ इंड सर्कल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए खड़े थे, इनमें से कई लोग प्रधानमंत्री के पीछे पीछे दौड़ते हुए इस काफिले के साथ चल रहे हैं और इसे लगभग एक पदयात्रा जैसा नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस रूट से प्रधानमंत्री ऑलरेडी गुजर चुके हैं, जहाँ से काफिला गुजर गया है,
वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट भी किया है और यहाँ पर कोई ट्रैफिक जैम और किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि कल जिस तरह की शिकायतें आ रही थी, कुछ लोगों का ये मानना था कि प्रधानमंत्री के काफिले के चलते ट्रैफिक जैम हो सकता है। तो बैंगलोर सिटी पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रैफिक को संभाला है और उन तमाम रूट्स को रिलीज किया है जहां से प्रधानमंत्री का काफिला ऑलरेडी गुजर चुका है। तो अब बैंगलोर में जिन जिन इलाकों से जेपी नगर से लेकर साउथ एंड तक प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहां तक ट्रैफिक नॉर्मल है और जो लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए खड़े थे, ये तमाम लोग उनके पीछे दौड़ते हुए आगे अगले पड़ाव तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आयशा, और दिन के 12 बज चुके हैं, 2 घंटे का ये जो कारवां है वो बीत चुका है समय। मौसम कैसा है इस वक्त बेंगलुरु में? जी, मौसम बहुत ही सुहाना है। आज बहुत ही गर्मी थी इतने कुछ दिनों से। देखिए, बैंगलोर इज लाइक एन एसी सिटी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बैंगलोर का जो तापमान है 31 से 35 डिग्री तक पहुंच रहा था, लेकिन आज मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही कंड्यूसिव, जिस तरह से एक रैली के लिए होना चाहिए था। और यही वजह है कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई जब यहाँ पर लोग सड़कों पर खड़े रहे। और इस सुहाने वेदर में जो बैंगलोर का एक टिपिकल मौसम है यहाँ का, ये वेदर जो है लोगों को भी लुभा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जाहिर है आज जो लोग जिन सड़कों पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उस पर फूल बरसाए और उनके अपने मोबाइल फोन में उन्होंने तस्वीरें कैद की, उनके लिए आज का दिन ऐतिहासिक था। और मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग जो आए थे, आईटी में काम करने वाले लोग, जो यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तमाम लोग यहाँ पर खड़े थे और उनका एक ही रिएक्शन था, क्योंकि शायद आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों पर यही आरोप लगता है कि जब चुनाव आते हैं, जब पोलिंग डे होता है, तो वो छुट्टी मनाने के लिए लंबा वीकेंड लेकर शहर से बाहर चले जाते हैं। तो ये उन पर हमेशा से एक आरोप, एक उंगली उठती रही है। और यहाँ इस रैली में, इस रोड शो में कई आईटी प्रोफेशनल्स भी खड़े रहे और प्रधानमंत्री के साथ जुड़ने की कोशिश की। और जब हमने उनसे पूछा कि कैसा उन्हें क्या महसूस हुआ, तो सबसे पहले उनका रिएक्शन था, दिस इज क्रेजी। यानी इन्होंने कभी अंदाजा नहीं लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में इस तरह से लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। और इन तमाम लोगों ने कहा कि अब इस बार वो जरूर वोट करने जाएंगे, क्योंकि इस बार जो पोलिंग डेट है मई 10 तारीख, वो बुधवार की है और ये वीकेंड नहीं है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने भी कहा था कि बुधवार के दिन इसलिए रखा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करें। तो यहाँ आए तमाम लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि वो वोटिंग के दिन अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि कई युवक प्रधानमंत्री के इस रोड शो से काफी प्रभावित होकर यहाँ से जा रहे हैं। बिल्कुल, और एक बात और भी आयशा की, जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री टेक्नो सेवी प्रधानमंत्री हैं, आईटी से ज़्यादा उनको लगाव है और इस वक्त वो आईटी सिटी में ही, बेंगलुरु में ही है। तो इस तरह से युवाओं का जो कनेक्ट है पीएम के साथ, वो बहुत ही सहज और सरल तरीके से हो पा रहा होगा और उम्मीद भी प्रधानमंत्री कर पा रहे होंगे कि इस कनेक्शन का जो नतीजा है वो वोटों के जरिए बीजेपी को मिले। जी, बीजेपी यही उम्मीद कर रही है। जिस तरह से कामयाब रहा है रोड शो, अभी जो आधा पड़ाव हमने देखा, तो बीजेपी को यही उम्मीद है कि जिस तरह से लोग सड़कों पर उमड़ पड़े प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रचार में जुट रहे हैं, तो बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है 32 सीटों का, 28 में से बेंगलुरु में 28 सीटें हैं, 25 सीटों का लक्ष्य रखा है। और बीजेपी को यही उम्मीद है कि इस तरह के प्रचार से लोग जरूर प्रभावित होंगे, खासकर युवा जरूर प्रभावित होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और जो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, उससे सीधे सीधे कनेक्ट है। और प्रधानमंत्री हमेशा से बेंगलुरु जैसे शहर को हमेशा मन की बात में भी उन्होंने मेंशन किया है कई बार, और हर बार बेंगलुरु को एक स्टार्टअप हब और रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च कैपिटल भी बताते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो युवा हैं, इन तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले, इन सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के इस प्रोत्साहन से काफी प्रभावित होते हैं। उन्हें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है कि प्रधानमंत्री खुद
उनके लिए इस तरह की योजनाएं भी बनाते हैं, जो डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप के लिए जो युवाओं के लिए इंकरेजमेंट केंद्र सरकार से मिलता है, इससे काफी प्रभावित है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो आईटी क्राउड यहाँ पर आया था, ये तमाम लोग बहुत ही प्रभावित हुए प्रधानमंत्री को देखकर, और उनका ये कहना था कि वो जब स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के लिए पहुंचते हैं, ठीक इसी तरह की चीयरिंग जो एक लीडर को चीयरिंग जो मैच में देखने को मिलती है, इसी तरह की चीयरिंग प्रधानमंत्री को मिल रही। देखिए अभी भी आप वो नारे सुन सकते हैं, मोदी मोदी के नारे जो पूरे बैंगलोर में गूंज रहे हैं। हालांकि ये हो रहा है बैंगलोर साउथ में, लेकिन पूरा बैंगलोर इन नारों को जरूर सुन रहा होगा। दूर दूर तक इस प्रधानमंत्री के जो मोदी मोदी के नारे हैं, वो दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं क्या? शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए हैं? असीम बोलिए। शैलेंद्र, मेरा सवाल ये, फिर मैं हमारे साथ CS जोशी हैं, वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये कि कुछ जो जानकार हैं दक्षिण भारत के, शैलेंद्र, वो इस बात को कहते हैं कि देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब PM बात करते हैं, उसमें जो छोटे राज्य हैं, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, टैक्स का जो बकेट है उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स भरने का काम कोई करता है तो दक्षिण भारत के जो डेवलप्ड स्टेट है वो करते हैं, लेकिन उसका जो फायदा है वो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसका फायदा उनको मिल जाता है। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, राज्यसभा में, नॉर्थ स्टेट्स के मुकाबले वो भी कम है। ये क्या आपको लगता है, आपका विश्लेषण इसमें हम चाहेंगे कि इसको लेकर भी बीजेपी या केंद्र की सरकार की ये जो शिकायत है कि इसका लाभ वहाँ के लोगों को ही मिले, दक्षिण भारत के लोगों को ही मिले, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, राज्यसभा में, वो भी बढ़े, इसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये देखिए, संघवादी सरकार में हम देखते हैं कि जब आप